गुड मॉर्निंग अभी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में अच्छा आवाज आ रही है आपकी? तो अगला डिबेट है रिजर्वेशन का, और रिजर्वेशन से संबंधित जो इशूज है मैं पहले आपको बता दूं। रिजर्वेशन से संबंधित जो पहला यानी संवैधानिक प्रावधान अभी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में है, और अभी एक नया क्लॉज जुड़ गया है क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 16। क्लॉज 6 में जुड़ गया है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो मेजर डिस्प्यूट है और बड़े इसमें संविधान संशोधन हुए, जैसे कि 77 संविधान संशोधन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ये जुड़ा। फिर 81st अमेंडमेंट, 77th अमेंडमेंट ईयर 1995, 81st से आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, ये ईयर है ओवर्स 2000। उसके बाद आप देखेंगे कि कई अमेंडमेंट ऐसे हुए जैसे आर्टिकल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ बेसिक बातें आई 42nd, 82nd एंड 85th। और उसके बाद तो आप देखेंगे कि 93rd आरक्षण से जुड़ता है। उसके बाद 106 रिजर्वेशन से है, 103 रिजर्वेशन से है। इसका मतलब है कि बहुत बड़े सारे प्रावधान रिजर्वेशन से किए गए, लेकिन जो नौकरियों में आरक्षण का डिस्प्यूट है वो इनसे जुड़ता है। इनमें आर्टिकल के चेंजेस नहीं थे, बल्कि आर्टिकल के चेंज यहाँ किए गए थे, एडिशन यहाँ किया गया था, बाकी में कुछ चेंज किए गए। बाकी जो उच्चतम न्यायालय की संविधान की व्याख्या और मूल अधिकारों की रक्षा का अंतिम स्रोत उच्चतम न्यायालय है। इस उच्चतम न्यायालय के तमाम मामले इसमें है जो लैंडमार्क है, और लैंडमार्क का मतलब है कि 9 जजेस बेंच, जो सबसे बड़ी बेंच है इस मामले में। पहला इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, ये लोकप्रिय तौर पर मंडलवाद के नाम से जाना जाता है, ईयर 1992। आज तक की अब देखिए उच्चतम न्यायालय में विगत 75 वर्षों में कम से कम आपके पास 8 या 10 डिसीजन ऐसे होंगे जो 9 बेंच के निर्णय के द्वारा दिए गए हैं। तो 9 जज होना किसी बेंच में बड़ी बात होती है, और अगर किसी बेंच में बड़ी संख्या जजेस की, उस केस को पलटने में उतनी कठिनाई होती है, क्योंकि उससे बड़ी बेंच चाहिए। 5 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच को संवैधानिक बेंच कहा जाता है। ये हमारे संविधान में खुद ही इसका उल्लेख किया गया है। तो उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया इंदिरा साहनी केस, उसके बाद एम नागराजन वाद, एम नागराजन केस, ये है 2006 का। उसके उसके बाद तो नहीं, बल्कि उसके पहले भी डिसीजन आया था ई बी चिनैया का। मैं हिंदी में लिख दूं। ए बी चिनैया वाला, और जो 2022 में डिसीजन है जर्नल सिंह, जर्नल सिंह केस है, ये उच्चतम न्यायालय का लैंडमार्क डिसीजन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंदिरा साहनी। जर्नल सिंह 2022 का है, चिनैया 2004 का है। तो आरक्षण शुरू बड़ी बात है। आप देखेंगे कि देखिए सारे हमारे यहाँ पॉलिटी में सारे केसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते। इन सारे में नाम बार बार सुनते हैं, मैंने लिख दिया। अदरवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? इंदिरा साहनी वाद का। हमेशा मुद्दों पर फोकस करिए, मुद्दों पर एक आध जो बहुत महत्वपूर्ण केसेस का उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि पॉलिटिकल अप्रोच लॉ के अप्रोच जैसा नहीं होता। इसलिए देखेंगे पीटी के सवाल बार बार देखिए, पीटी के सवाल बार बार देखेंगे, उसमें पीटी में केसेस एग्जाम्पल नहीं देता, जबकि हम पढ़ने में बहुत ज्यादा केसेस यूज करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इसका मतलब जो पॉलिटी का प्रोफेसर होता है वो लॉ का प्रोफेसर नहीं है। पॉलिटी के प्रोफेसर को लॉ की बड़ी कम जानकारी पता है, उसका पूरा डायमेंशन पॉलिटिकल होता है, इसलिए उसका ध्यान राजनीतिक घटना पर ज्यादा होता है। फिर भी कुछ हमें लैंडमार्क केसेस जानना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बाद रिफर कर देते हैं, क्योंकि अगर कभी पूछा भी जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए। तो मूल फोकस आपको बहुत केस नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि आरक्षण से जुड़े मुद्दे क्या है? ये तो संविधान संशोधन आया, मुद्दे क्या है? तो स्वाभाविक रूप में इशूज क्या है जिनके बारे में संविधान संशोधन किया गया। अब क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 देख के हम क्या इशू निकाल सकते हैं? आखिर में इशूज के आरक्षण के बारे में पहला, फिर वही पिछड़ा वर्ग कौन है। आरक्षण में हमेशा मुद्दा आता रहता है आखिर में पिछड़ा वर्ग कौन सा है। और यहाँ पर अगर आप देखें क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने नोट्स में लिखा होगा, यहाँ लिखा देंगे, तो आपको अंतर लिखेगा। लिखा गया नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को, यहाँ सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग नहीं है, तो अब नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य की सेवा के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा यदि राज्य की राय में उनका प्रतिनिधित्व सेवा में अपर्याप्त है। ये 3 की टर्म आते हैं। अब सवाल है कि यहाँ केवल पिछड़े वर्ग शब्द का उपयोग किया गया। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या था? सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा। तो यहाँ जब पिछड़े वर्ग शब्द का उपयोग किया गया, इसमें पिछड़े में किसको शामिल किया जाए? जब यहाँ पिछड़े वर्ग शब्द का पिछड़े में किसको शामिल किया जाए? यानी अनुसूचित जाति जनजाति को भी शामिल किया जाएगा। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में अनुसूचित जाति जनजाति भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, और क्लॉज 4 में लिखा गया कि विशेष उपाय किया जाएगा, यानी सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति की भलाई के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। तो विशेष उपाय का मतलब आरक्षण भी होगा। विशेष उपाय तो आरक्षण से भी बड़ा है, कोचिंग हो सकती है, हॉस्टल की फैसिलिटी हो सकती है, मतलब और भी तरीके आ सकते हैं उसमें एक रिजर्वेशन। इसी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 की लैंग्वेज थोड़ा सा क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 से अलग है। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन की बात नहीं है, इसलिए क्लॉज 6 में स्पेशली की रिजर्वेशन, क्लॉज 5 में रिजर्वेशन की बात की। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में स्पेशली रिजर्वेशन की बात है। 3 की टर्म है पिछड़ा वर्ग। तो मुद्दा कौन पिछड़ा वर्ग है? मुद्दा यहाँ पे आ जाएगा, जबकि मंडल कमीशन ने लगभग तय कर दिया था कि पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या है, लेकिन डिस्प्यूट चलता रहता है कि आखिर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कौन है। दूसरी बात, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? यानी अगर उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो, इसका क्या मतलब माना जाए? मतलब इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो संविधान में कुछ परिभाषित होता नहीं, संविधान में पिछड़ा वर्ग परिभाषित है ना अपर्याप्त परिभाषित है। संविधान के उल्लेख देता है कैसे प्रावधान होने चाहिए। तीसरी बात, और ये तो बात स्पष्ट है कि आरक्षण का होगा राज्य के अंतर्गत, आरक्षण का होगा राज्य के अंतर्गत। अगर इंप्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में, और इंप्लॉयमेंट का मतलब एंट्री में, अपॉइंटमेंट का मतलब सेवा में एंट्री कर लिया, इंप्लॉयमेंट का मतलब सेवा की सारी शर्तें। आर्टिकल 4 क्लॉज 4 आर्टिकल 16 के 3 कीवर्ड है। पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग कौन है? इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? फिर राज्य के अंतर्गत आरक्षण होगा, इसका मतलब निजी क्षेत्र में नहीं है। अब दूसरी बात है
अगर दूसरी बात है आरक्षण में अगर बात की जाए तो क्या आरक्षण नौकरियों में मिलेगा या प्रमोशन में मिलेगा? हमारा संविधान प्रमोशन में आरक्षण की बात नहीं करता। इधर बाद में 25th अमेंडमेंट से बारह शब्द 85th अमेंडमेंट इसीलिए यूज ही किया गया और कहा गया कि बाकायदा आरक्षण मिलेगा और उनको वरिष्ठता का फायदा होगा, डिस्प्यूट लगाना चलता रहता है। इसलिए अब सवाल है क्या आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में होगा या प्रोन्नति में भी आरक्षण होगा? क्या आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में होगा या प्रोन्नति में भी होगा, इस बात का भी चल रहा है और ये मामला चलता रहता है। और अब ये देखेंगे उच्चतम न्यायालय कोई डिसीजन करा जाएगा, मुद्दे वही है। अगर आपका ध्यान मुद्दों पर है, यही डिबेट का विषय, अगर आपका ध्यान मुद्दों पर है तो मुद्दा घूम फिर के वही रहेगा, उसे कहीं कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा। इतना इसी जिसमें करंट अफेयर होता है समझ पाते हैं। बेसिक बातें बताओ, आरक्षण के बारे में डिबेट आज भी पिछड़ा वर्ग कौन है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्या है, राज्य के अंतर्गत आरक्षण क्या है और क्या आरक्षण और कुशलता में कोई संबंध है, क्योंकि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब है इसमें स्वाभाविक रूप में रिजर्वेशन और एफिशिएंसी के बीच मामला जाएगा। ऐसा किया जाए पूरा का पूरा सीट ही रिजर्व कर देते हैं। और कई बार कहते हैं वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, इसका एग्जांपल आपको बता देंगे। तो आरक्षण की मात्रा कितनी होनी चाहिए, नीचे शुरू करें डिबेट ऊपर शुरू करें और इन्हीं शब्दों को बताते समय ये केस को एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इसी कॉन्टेक्स्ट में केस आया, एक संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, केस आता क्यों है, राज्य संसद संविधान संशोधन लेकर आएगी, मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय में क्यों जाएगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करता है और संसद संविधान संशोधन क्यों करेगी, क्योंकि संसद का दावा है कि भाई हमें आगे बढ़ाना है, विकास करना है। अब कई बार यही बात विवाद का विषय हो जाता है, संसद जनता का विकास करना चाहती है, अपना वोट बैंक देना चाहती है, इस मामले पर मतभेद होता है। तो न्यायपालिका का चुनाव तो लड़ना ही है। इसे कई बार जब बवाल करते हैं कि न्यायपालिका ने ऐसा कर दिया, न्यायपालिका आजाद नहीं है, तो न्यायाधीश ने जवाब दिया सुनिए, अगर किसी दल के पास मेजॉरिटी है माइनॉरिटी है, उससे हमारा निर्णय नहीं बदलता। मेजॉरिटी माइनॉरिटी ने संविधान बदल जाएगा क्या, संविधान नहीं बदल जाएगा। और कोई संविधान बदल देगा क्या, नहीं बदल सकता। आज के संविधान को बदल नहीं सकता, आधारभूत ढांचा है। संविधान को बदल देने का मतलब क्या है, नया संविधान लिखना। उसके लिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू जैसे लोगों को जीवित करना पड़ेगा, वो जीवित हो नहीं पाएंगे। आपके पास कोई जीवित करने का उपाय है तो मुझे बताइए, नहीं है तो ठीक है, लिख लीजिए। मुद्दा पहला क्या है, पिछड़ा वर्ग कौन है, ये क्रॉस पार्टी की बात है। अगर उसमें से इस बात शब्द को निकाल ले तो मामला ये बनता है। अब जैसे लिखिए पॉलिटिशियन कैसे फुद्दू बनाते हैं, फुद्दू मतलब समझते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अब किसी भी राजनीति से क्या एकदम चिल्ला चिल्ला कर आरक्षण में खत्म नहीं होने दूंगा। हकीकत की बात यह है, एक बात देखिए, हमें युवाओं को देखिए आरक्षण जरूरी है, मैं कहा जरूरी है, लेकिन उसके नाम पे एक बार बताइए, समाज में समानता बनाएंगे, बंधुता भी स्थापित करके रखेंगे। प्रस्तावना में क्या आदर्श है, हमारे यहाँ राजनेताओं से समस्या है, समानता बनाने के नाम पे वोट बैंक की तरफ जाते हैं, बंधुता को तोड़ते हैं। तो क्या देखिए युवाओं को हमें आदर्श कैसा दिखाना है, मैं क्या दो जैसा, क्या बॉल से हमारी बता। और हमने युवाओं को क्या इतना हमें नकारात्मक मेंटेलिटी, एक बात देखिए विचारों से गरीब होना ये दुनिया में गरीबी का बड़ा कारण नहीं है, तो विचारों से भी होना चाहिए। अरे अगर दोस्तों जेब में एटीएम नहीं है तो विचार भी खाली है क्या, अरे नए नए विचार तो कोई मिले कि दोस्त मैं तुमको ताजमहल दूंगा, चिंता मत करना, इतना कहने में क्या जाता है। आप कहोगे अगर किसी को लेट दो ना, मैं नहीं दूंगा, कल जब देना तो बताना, आप इस तरह से कैसे वादा कर दूं, वादा तो कर दो। अरे मेरे बच्चों, इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आज की, आप सोशल मीडिया पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, ऐसा लगता है लोग आपस में सामने सामने आ जाते हैं, ये मार मुरी खा जाते हैं सबको। युवा में सकारात्मक विचार होना चाहिए। अगर आपको चिंतन ही नकारात्मक हो गए और राजनीति करते हैं, बढ़ा देते हैं इजात को इजात से, क्योंकि समाज में सकारात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करना बहुत कठिन है। आप समाज में यह वादा कर दीजिए मैं सबको शिक्षा दे दूंगा, स्वास्थ्य दे दूंगा, स्कूल दे दूंगा, इन सब पूरे 50 साल का समय चाहिए, सिस्टमेटिक काम चाहिए। ये काम सबसे आसान है। मेरे भाई और बहनों, तुम क्यों गरीब हो, इस पड़ोसी ने हिस्सा खाया है, तो पता है कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों के परिवार में 3 भाई बहन में कोई गरीब हो गया तो उसमें किसने किसका हिस्सा खाया है। इसे ये बातें कहना एक जमाना पहले बड़ा अच्छा होता है। इसे हम हमेशा कहते थे हम भारत गरीब क्यों है, अंग्रेजों ने हमें चूसा, हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन उन्हें चूस हमें कबूतर बना दिया। आप 75 साल बाद यही बिल्कुल थी। अरे दोस्तों, घृणा की राजनीति सबसे आसान होती है, बड़ी कैची होती है, बड़ी इमोशनल होती है। ये बात मुसोलिनी हिटलर ने कहा था। हिटलर ने कहा था कि जर्मनी इसलिए गरीब हो गया क्योंकि यहूदी है। ये घृणा की राजनीति है, इमोशनली बहुत अपील करती है, लेकिन काम की है नहीं। यही पॉलिटिक्स पढ़ने वाले को समझाना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा युवाओं का सकारात्मक विचार होना चाहिए, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और सकारात्मक विचार तो बहुत कुछ कर लोगे। लिखने की बात है कैसे, पहला राइटिंग क्या, पिछड़ा वर्ग कौन है, द हु आर द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट, संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग के इस स्तर को स्वीकार कर लिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग के, बात ध्यान रखना है, एक है मंडल आयोग, एक है मंडल डिसीजन। मंडल का निर्णय का मतलब इंदिरा साहनी वाद, मंडल वाद, क्या लिखा आपने, मंडल आयोग के इस स्तर को स्वीकार कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग के स्तर को स्वीकार कर लिया कि भारत में पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है। भारत में पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है, ब्रैकेट में इंदिरा साहनीवाद। भारत में पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति भी शामिल है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति भी शामिल है, जिनके अलावा पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति भी शामिल है, जिनके अलावा पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद में यह भी कहा, कि पिछड़ी जाति के सभी व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है।
न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में यह भी कहा कि पिछड़ी जाति के सभी व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है और इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसी केस में वाद केस में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार दिया। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर को कई बार हिंदी में हम मलाईदार पर कहते हैं कि ऐसा अनुवाद मत करिए, जो बहुत फेमस शब्द है उसको सीधे देवनागरी में लिख के क्रीमी लेयर। अब ऐसा अनुवाद मलाईदार पर तो देखने कहने में अजीब लगता है। क्रीमी लेयर का सीधा मतलब है, इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार दिया जिसके अनुसार आने दीजिए, अभी बताएंगे क्यों ना बेचैन रहते हैं मेरे पुत्र, लिखा है तो लिखाएंगे ना, क्या लिखा आपने? क्रीमी लेयर का विचार दिया जिसके अनुसार पिछड़ी जाति के वे व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है, पिछड़ी जाति के वे व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है या जनरल जैसे सेना के उच्च पदों पर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में है, जनरल कर्नल जनरल जैसे सेना के उच्च पदों पर है, वे पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होंगे, वे पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होंगे। आपको फिर याद है ये क्रिमिनल का विचार हिस्टोरिकल क्यों है? पहली बार अभी तक संविधान कहा करता था सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग, अभी तक यही बात हो सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ापन। अब सवाल है कि सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ापन के निर्धारण का आधार जाति मानी गई, मंडल आयोग ने यही तय किया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्लासिफिकेशन कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने एग्जाम्पल दे दिया। उच्चतम न्यायालय का क्रिमी लेयर के मानक का निर्धारण तंत्र राज्य करेगा, उसके लिए कमीशन होना चाहिए, अधिनियम संस्था होनी चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछड़ी जाति से है लेकिन वो आईएएस है तो उसके बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है, इसका बहुत बड़ा मतलब यह है कि सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक पिछड़ेपन को भी टेस्टिंग क्राइटेरिया मान लिया। ये बहुत ही बड़ा चेंज था उच्चतम न्यायालय के अप्रोच में। उस वक्त मान लीजिए किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति जनरल है, कर्नल है सेना में, अब मात्र इसलिए से पिछड़ा माना जाए कि पिछड़ी जाति का है, मंडल आयोग में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था। इसका मतलब ये मान लीजिए कोई पिछड़ी जाति का है, किसी भी पद पे पिछड़ा ही वर्ग में आएगा, न्यायपालिका का नहीं। इसका मतलब ये हो गया जो क्रीमी लेयर के लोग हैं क्या हो, सामान्य वर्ग के लोग हैं। क्रीमी लेयर का सीधा मतलब है कि आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का मतलब है जिनका शैक्षिक और आर्थिक उत्थान हो गया। और आरक्षण का पर्पस क्या है? ये बताइए, आरक्षण का पर्पस क्या है? शैक्षिक आर्थिक उत्थान करना, वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करना या अन्य वर्गों के साथ भेदभाव करना। आप ये देखिए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत में कभी बदले लेने की भावना नहीं होती, बदला लेना, क्योंकि आप देखिए एक बार एक कहावत है, एन आई फॉर आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आपके बदले आपका सिद्धांत हो अंत सभी अंधे हो जाएंगे, तो कभी किसी को बदला लेना पड़ेगा। तो एक्स ने वाई से बदला लिया तो वाई ने जैसे लिया तो जेड ने ऐसे लिया, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा क्रीमी लेयर का विचार दे दिया। और आज की डेट में जिनकी भी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है और इस 8 लाख रुपए में एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम शामिल नहीं है। बात ध्यान सुनने की है, आज भी क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है ओबीसी के लिए 8 लाख रुपए आधार होना चाहिए, या तो प्रशासनिक सेवा में है, भाई अगर हमारी कोई पद पे नहीं है तो किसी का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में टर्नओवर 20 लाख का है, 25 लाख का है, तो वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, वो उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये उच्चतम न्यायालय का लॉजिकल तरीका था कि आरक्षण का फायदा पिछड़े वर्ग को ही मिलना चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय से बड़ा चेंज कर दिया। इसका मतलब है पिछड़ों में अगड़े हैं, अगड़ों में पिछड़े हैं, तो पिछड़ेपन का क्राइटेरिया क्या माना जाए? केवल सामाजिक या आर्थिक भी? संविधान कह रहा है केवल सामाजिक, उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया? आर्थिक भी, इनडायरेक्टली आया को कर दिया। लेकिन सवाल ये हुआ कि आरक्षण तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी है, तो उसमें भी क्रिमिनल होगा? भाई हमारे यहाँ जब ओबीसी डिसीजन आया, डिसीजन का कॉन्टेक्स्ट ये था कि पहले से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 22% रिजर्वेशन पहले चल रहा है और 2.5%, और पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन दिया गया 27। आरक्षण की मात्रा हो गई 49.5%। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, पूरा कॉन्टेक्स्ट 1992 में आया। इसके आधार भी है कि जब पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 22% आरक्षण था, 22.5, 15 + 7 + 7.5 अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण था, इसमें कभी डिबेट नहीं रहा, वो एक्सेप्टेड था। लेकिन जब पिछड़ी जातियों में रिजर्वेशन दिया गया 27%, तो आरक्षण की मात्रा बढ़ गई 49 और 49.5। इतने आरक्षण ये वीपी सिंह ने 1990 में दिया, और ये तो 1954 के बाद से ही रिजर्वेशन अनुसूचित जाति जनजाति चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम आई नहीं। एक बात आप देखेंगे, जब से रिजर्वेशन दिया गया तो पिछड़े वर्ग के बात बहुत सिंपल सी है, चाहे पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन हो चाहे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमेशा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सारे जो हमारे विषय के विद्वान हैं उनका कहना है, अभी मेरा कोई कथन नहीं है। अभी बात लगा हमें फायदा मिल जाएगा, सब ठीक है, लेकिन सिस्टम खराबी तब तक है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर सिस्टम हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है, जबकि तर्क नहीं कहता भाई न्याय और सच ही रहेगा, चाहे हमारे फेवर में जाए चाहे हमारे खिलाफ जाए। इसलिए ओबीसी की रिजर्वेशन से ही पॉलिटिक्स शुरू हुई, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तक जारी है उसके महिलाएं उसी में शामिल है। तो सवाल ये है, आरक्षण पॉलिटिक्स से वोट बैंक थोड़ी था, आरक्षण सामाजिक नहीं के लिए था। मामला देखेंगे, जब पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन दिया गया तो भारत में कोई डिस्क्रिपेंसी है, भारत बड़ा विविधतापूर्ण देश है। मंडल कमीशन ने जो लिस्ट बनाई थी 79 में, रिजर्वेशन दिया गया 90 में। एक बार लिस्ट को जांच कर लेते हैं, हमेशा कास्ट को हमेशा 10 साल बाद रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसको किस रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन से फायदा किसको मिला उसको बात करिए, जैसे कि आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति वो रिजर्वेशन के दायरे में आ जाए, उसको फायदा नहीं मिला है, ये कभी नहीं किया गया। और वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, कभी साउथ इंडिया में जाकर देखिए, कर्नाटका तमिलनाडु, वहाँ पिछड़ा कोई है ही नहीं है, आरक्षण का फायदा सभी को मिला। भाई साउथ इंडिया में लोगों का पहले से इतना ज्यादा राइज है, उत्थान है। अब सवाल है कि पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन मिला, सारा फायदा तो ले गए, लेकिन हमें क्या लगा भाई कम्मा रेड्डी कर्नाटक में चले जाइए, रेड्डी उधर चले जाइए आंध्रा में कम्मा, तो इन सबको पिछड़ा कहना अपने आप में, वो लिखा लिंगायत कर्नाटक में इधर है, ये सब तो वहाँ पे आज जितनी नॉर्थ इंडिया में अभी जातियों की हैसियत है उससे ज्यादा संपन्न जाती है। आपको लगता है कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए था, और जो मराठा को रिजर्वेशन नहीं दिया पिछड़ा कौन है? समस्या देखिए, राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर 2 डिस्ट्रिक्ट के जाट हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। मैं यूपीसी की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन की मात्रा में संघ सेवा की भारतीय सेवा की बात कर रहा हूँ, राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई हमारे 2 प्रकार की सेवाएं हैं, पीसीएस वाला सर्विस है, पीसीएस में तो लिमिटेशन लोगों ने सीसी तक खींच दिया अभी। मैं अभी भारतीय सेवा की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल सर्विस की बात कर रहा हूँ, राज्य में तो अलग ही पावर तो मामला चल रहा है। रिजर्वेशन मिल गया,
अब जब रिजर्वेशन मिला तो मंडल कमीशन को जिस आनंद फार्म में बीपी सिंह ने लगाया उसको थोड़ा विचार करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए था, हर 10 साल रिव्यू करिए, किसको फायदा मिला, किसको फायदा मिला, क्योंकि अभी भी उच्चतम न्यायालय में याचिका है, जल्दी ही उसको डिसीजन देने वाला है, इसलिए मामला एससी का बदलेगा। और एक एग्जांपल उसी तरह आपको दिला दिया, मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं ऐसे परिवारों को जहां पे पूरे परिवार में ही सब लोग आईएएस हैं, एक बेटे नहीं, फिर भी वो अनुसूचित जनजाति से हैं। अब अजीब सी बात नहीं है दोस्तों। अब सवाल यह है कि अगर आप आईएएस भी बन गए तब भी पिछड़े, अभी कब होंगे भाई? इसका मतलब आरक्षण का पूरा ही नहीं हुआ, आरक्षण के पहले भी पिछड़े, आरक्षण के अभी तो। इसलिए लोगों को लोकतंत्र में पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ी लिखी जनता अपने अधिकारों की मांग करने लायक ही नहीं है। गांव में जो हाशिए पे था 50 साल पहले अभी हाशिए पे रह गया और पता चला कुछ ही लोग उसका फायदा उठाया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी सबकी बात कौन करेगा भाई? जो को फायदा सांसद दूसरी श्रेणी मारे, सांसद भी क्यों चाहेंगे हमारा डिस्ट्रिब्यूशन हो जाए, कोई नया लोग आए हमारे जिसके पास पावर मिल जाती है, पावर छोड़ना नहीं चाहता, मानो स्वभाव है। अब फिर बीपी सिंह, अच्छा बीपी सिंह रिजर्वेशन दिया कैसे, ये भी कंटेक्स्ट आपको बता दें। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने उसी समय बात पैदा हुआ कि जनता दल पार्टी चुनाव में जीती, बीपी सिंह कांग्रेस में थे, बीपी सिंह ऐसे नेता थे 9 महीने पहले कांग्रेस छोड़ी थी, चंद्रशेखर जैसे नेता उन्होंने 77 में कांग्रेस छोड़ी थी। तो जब जनता दल का चुनाव हुआ सबसे वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर और ये माना जाता है प्रधानमंत्री के दावेदार चंद्रशेखर, लेकिन बीपी सिंह चौधरी देवीलाल से मिल गए और चौधरी देवीलाल हरियाणा के कद्दावर नेता, उन्हीं के खानदान को बागीगढ़ में भी शासन है, चौटाला का परिवार पूरा चौधरी देवीलाल का है। तो चौधरी देवीलाल वहां पे ये दोनों लोग मिल गए और चौधरी देवीलाल ने कहा बीपी सिंह मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा, बशर्ते आप मेरा नाम उप प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर देना। बीपी सिंह ने कहा चौधरी साहब वो प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेने का प्रावधान नहीं है, आप मंत्री रूप में शपथ ले लो, मैं आपको प्रधानमंत्री बनवा दूंगा, नेम प्लेट आपके सामने प्रधानमंत्री की रहेगी। नहीं मैं प्रधानमंत्री रूप में शपथ ही लूंगा, हमारे संविधान में हमारी किसी विधि में किसी संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। अब देवीलाल मानने को तैयार नहीं थे। आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, आर वेंकटरमन ने चौधरी देवीलाल को शपथ दिलाना शुरू किया कि मैं देवीलाल भारत के मंत्री रूप में शपथ लेता हूं। उन्होंने कहा मैं भारत के उप प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेता हूं। आर वेंकटरमन को लगा मैं दक्षिण भारत के थे, मैं गलत सुन लिया, मैंने फिर भी रिपीट किया उन्होंने कि मैं भारत के मंत्री रूप में शपथ लेता हूं, उप प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेता हूं। उनको लगा कि जानबूझ ऐसा करें, बाद में उच्चतम न्यायालय में उनकी शपथ को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय कोई बात नहीं, मंत्री प्रधान उप प्रधानमंत्री की बात हटाओ इसको, लेकिन मामला ये समझ नहीं हुआ। मामला यह दोनों प्रधानमंत्री बन गए। जैसे देवीलाल यहाँ उप प्रधानमंत्री बने उनकी हरियाणा राज्य की कमान में ओम प्रकाश चौटाला को थमा दिया अपने पुत्र। अब ओम प्रकाश चौटाला को थमा दी और ओम प्रकाश चौटाला 10 साल तक जेल में थे भ्रष्टाचार के। ये याद रखिए, एक बात हमारे यहाँ दोस्तों जो भ्रष्टाचार के प्रकार के होते हैं, चारा खा जाना बुरा नहीं है, लेकिन नौकरियों में भ्रष्टाचार करना इससे पाप का काम कुछ हो नहीं सकता। युवाओं की बिल्कुल नौकरियों में भ्रष्टाचार किया उसी चौटाला के ऊपर जिनको उच्चतम न्यायालय सजा दे दी, तो चौटाला पर भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर आरोप लगे बीपी सिंह देवीलाल के पास। बीपी सिंह चुनाव जीते थे, नारा क्या, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और बीपी सिंह ने किया क्या, पुरानी जमाने राजा थे, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी। उनकी पत्नी कोर्ट में चली गई, उनका मेरे पति पागल है और कोर्ट ने कोई बात नहीं, पागलपन में ऐसा काम किया, अपनी संपत्ति लेके जाइए, संपत्ति दान में दे दी, फिर संपत्ति उनको मिल गई। तो कब फकीर पता नहीं चला, लेकिन फकीर थे कभी। कमाल की पॉलिटिक्स है दोस्तों। और महाराष्ट्र में देखिए भाभी और भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, चाचा और भतीजा आपस में लड़ रहे हैं। ये फ्रेंडली मैच है, आईपीएल है या इंटरनेशनल मैच है? अरे आईपीएल में धोनी और कोहली के बीच मैच हो, क्या मैच होगा यार? सब सेटिंग होती है, धोनी खिलाफ कौन जाएगा? लेकिन एक खास बात देखिए, मामला यहाँ पे था तो ये हुआ बीपी सिंह का चौटाला को हटाइए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आए हैं और आपके पुत्र को भ्रष्टाचार कैसे आरोप है? देवीलाल की बात है। बीपी सिंह, मैं जानता हूं कि राजीव गांधी ने बोफोर्स का घोटाला खाया था, उसमें समय तो वित्त मंत्री थे, आधा घोटाला तुमने खाया था। बीपी सिंह, ताऊ जी ये क्या करूंगा, ये कह नहीं रहा हूं, मैं रामलीला मैदान में आऊंगा और वही रामलीला मैदान का बड़ा ऐतिहासिक दिल्ली में है। ये रामलीला मैदान रामलीला कारण ही पॉलिटिकल रैली करने जाता है। उसी रामलीला मैदान में ताऊ का मैं रैली बनाने जा रहा हूं और मैं पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि बीपी सिंह कितना भ्रष्ट आदमी है। बीपी सिंह के होश भागते हो गए, बीपी सिंह पे एडवाइजर क्या किया जाएगा, करिए मत, ताऊ को पीछे करने का तरीका है, आप पिछड़ा बन जाइए। पिछड़ों का नेता, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले हिंदुस्तान में पिछड़ों का नेतृत्व जाट के हाथ में था, यादव ने उसे छीन लिया और अब केशव प्रसाद मौर्य नहीं पिछड़ा, पहले जाट पिछड़ा, उसके बाद जैसे जैसे लोग मलाईदार होते गए दूध आगे बढ़ता गया। यही डेमोक्रेसी में दिलचस्प प्रक्रिया है। तो और रामलीला मैदान में जैसी बात आई उसी समय आनंद फार्म में उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कर दिया, जबकि होना चाहिए था, आराम से उसका विचार किया जाता, कास्ट का सर्वे कर लिया जाता, 10 साल बाद कितना चेंज आया उसको देख लिया जाता, उसके बाद आप दे देते। क्योंकि दक्षिण भारत में लोग पहले से पढ़ लिखे जाता है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय से वहाँ भी जागरूकता आ गई। जो नॉर्थ इंडिया बहुत लेट में आई, तो दक्षिण भारत में कहा जाता है कि वहाँ तो सामंतवाद की जड़ें बहुत पहले से टूटी और लोग पढ़ लिख गए। तो सवाल है यार, पिछड़ा कौन है और आरक्षण मिला किसको, ये तो डिबेट है। मामला कभी आरक्षण पर सवाल उठाएंगे, सामाजिक न्याय पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि मामला आरक्षण का नहीं है, अवसर की समानता का, सामाजिक न्याय का समानता का है। लेकिन ये तो बात का विषय रहेगा, कौन पिछड़ा है भाई? लिख लो बच्चों, इसी में सब हेडिंग डालो, पिछड़े नहीं कौन पिछड़ा है, बस सब हेडिंग डाल लीजिए। नहीं पिछड़े में सब हेडिंग डालना है। ये पहला मुद्दा ये, कौन सा पहला मुद्दा? अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये बताओ दिला दें, इधर बीपी सिंह हालात तूफान चल गए, सरकार चली गई थी। उसके बाद नरसिंह राव 91 में नरसिंह राव कांग्रेस से कहा जा रहा है सब आरक्षण दे रहे हैं। और खास बात है दोस्तों, एक कहानी बता दें, पॉलिटिक्स में आप सुन के दंग रह जाएंगे। उसे युवाओं को मैं बार बार कहता हूँ उत्साही होना चाहिए। अरे राजा का गुण, चाणक्य का राजा गुण में उत्साह होना चाहिए। इसमें कहता हूँ युवा कभी से उदास नहीं बैठना चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, और कमाल क्यों आपको मेहनत करिए, कब कहाँ किस्मत चमक जाए दोस्तों कोई नहीं जानता, बस सिर्फ मेहनत करते रहिए। और मैं इसके बाद नरसिंह राव कहानी पढ़ता, बीपी सिंह प्रधानमंत्री चले गए और नरसिंह राव आए। नरसिंह राव वो व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनने का सोचा नहीं। हिंदुस्तान ने कमाल की तस्वीर है कि प्रधानमंत्री वो बना जिसने कभी सोचा नहीं था। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, नरसिंह राव गुरु चंद्र स्वामी, अच्छा हमारे यहाँ एक से बाबे बोले रहे हैं। अभी जैसे आप देखो चंद्र स्वामी इतने बड़े तांत्रिक थे कि ब्रिटेन की महारानी का हाथ देखने गए थे वो। एक से बहादुर आदमी हमारे पूछो मत। चंद्र स्वामी का बड़ा उसमें महत्व था। अलग समझे, इंदिरा गांधी गुरु थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। इंदिरा गांधी योग करवाते थे क्योंकि संजय गांधी की मृत्यु पर इंदिरा गांधी विचलित हो गई थी। वैसे चंद्र स्वामी थे, चंद्र स्वामी के गुरु थे और अचानक हो गया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गया। राजीव गांधी बहुत ऊंचे स्कूल से पढ़े लिखे थे, लेकिन अच्छे स्कूल से पढ़ता लिखता, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उसके इटिकेट बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। तो एक मीटिंग में राजीव गांधी बैठे थे और नरसिंह राव देहाती आदमी थे, गांव के आदमी थे, 7 लोग इलेक्शन अंदर से थे, सामान्यता नहीं थे, वरिष्ठ नेता थे, धोती कुर्ता पहनते थे। अब सामान्य गांव का आदमी देखो हाथ से मुठा कर लेता है और कई बार हाथ से नाक ऐसे कर लेते हैं। और पढ़े लिखे आदमी बहुत आपत्ति लगती है कि हाथ के ऐसे नाक में ऐसे करना, नाक में ऐसे। नरसिंह राव ने हाथ के उंगली से पैर को मुठा कर लिया
राजीव गांधी ने टोक दिया, राजीव गांधी को आपको तमीज नहीं बैठने की। नरसिंह राव के बाद बहुत बुरी लगी भाई, राजीव गांधी के सामने बच्चे थे और इतने अच्छे स्कूल नहीं पढ़े थे, हमारे दादा दादा के घर में जहाँ कोई थूक देते हैं, अब उनको सिखाओ लक्ष्मण चुप लड़ाई क्या है, हमारे सामने बात करेगा, कोई हिम्मत है कहीं भी थूक सकते हो। मामला इतना ही था। अभी हुआ कि तब राजीव गांधी उसी मीटिंग में कह दिया नरसिंह राव जी ऐसा है पैकअप करिए, बूढ़े लोगों को हम दूसरा गाइड देना चाहते हैं, अब युवाओं की टीम हम लाएंगे। तो नरसिंह राव पार्टी के बड़े वफादार कार्यकर्ता थे, ठीक है जैसा आवास वादे से, और फतेहगढ़ को सब सामान पैकअप करने लगे, अब तो जाना है आंध्र हैदराबाद। तब तक भूल गए चिन्ना समझ नरसिंह क्या कर रहा है, उनका बॉस ऑर्डर है अब जाना हैदराबाद। उनका नहीं तुम्हारे कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का चल रहा है। नरसिंह राव ने कहा ये मुझसे तो कह दिया हुआ किसी कहना मत, जो राज्यपाल वगैरह बनने के चांसेस हैं ये मुझे उनका, अरे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये सच की घटना थी। अब मामला ये, लेकिन नरसिंह राव विश्वास नहीं किया। नरसिंह राव हमारे युवा लीडर है, भारी बहुमत से जीता हुआ चुनाव है, मतलब अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तभी प्रधानमंत्री होंगे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहेंगे, इंदिरा गांधी परिवार से 44 साल का व्यक्ति, तो वो क्या जाएगा उनको। फिर जवाब चंद्र सिंह ऐसे बोलते थे, ये मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानना आधा सामान यहाँ रखो, आधा लेके जाओ। चलो भाई गुरुजी आधा सामान लेके जाते हैं। अचानक राजीव गांधी चुनाव हार गए, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद फिर अगला चुनाव 91 में होने वाला था और चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिल पाया 91 के इलेक्शन में, फिर भी 242 सीट मिली, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। और उस समय पहला कॉल गया शंकर दयाल शर्मा के पास। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, एज उनकी 70 थी। पहला कॉल उनके पास मना कर दिया, उनका हमारी एज नहीं है और मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, मना कर दिया। दूसरा कॉल खनका नरसिंह राव के पास। नरसिंह राव गुरु जी कमाल की बात हो गई। और देखिए नरसिंह राव प्रधानमंत्री इसलिए बने कि वो बनना नहीं चाहते थे, नहीं प्रधानमंत्री बनने शरद पवार 67 से प्रयास कर आज तक बन नहीं पाए, प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करें प्रणब मुखर्जी आज तक बन नहीं पाए, और बहन जी को भी मन कभी कभी उत्साह जाता था। 90 का बुलंद एक बात देखिए, जो यूपी का सीएम बन जाता है उसका निगाह सीधा केजरीवाल को बिराजा नहीं करने लगते, जो यूपी का सीएम बनता है वो सीधा दावेदार किसका होता है, मुलायम सिंह यादव यूपी के पीएम सीएम थे, बहन जी यूपी के सीएम थे, इनको भी प्रधानमंत्री बनने ख्वाब लगे थे और विजन करते थे, लेकिन किस्मत का खेल देखो बच्चों। इसलिए याद रखो अपने मन का हो जाए तो अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा, फिर भगवान के मन का हो रहा है भगवान ऐसा लिफ्ट करा देगा कि किसी को सही होना चाहिए, लिख लो बच्चों। और बात इसलिए नरसिंह राव ने 1991 में 10% रिजर्वेशन और बढ़ा दिया, और नरसिंह राव ने कहा सब रिजर्वेशन दे रहे हैं तो मैं 10% रिजर्वेशन देने सरकार क्या लगता है, बस शिक्षा स्वास्थ्य सरकार बनाने सरकार को पैसा लगता है, रिजर्वेशन में कौन सा पैसा लग रहा है, और नेताओं के लिए काम सबसे अच्छा है हो। और पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण तो नरसिंह राव ने दिया था। पहले एक सवाल बाबी रखो, बाद में सवाल पूछना, जरा आपने पूरी बात बतानी उसका सवाल पूछना, निवेश का ध्यान खिल जाता है। पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण नरसिंह राव ने दिया था, लेकिन कोई संविधान संशोधन नहीं किया था। इसका मतलब है 91 के बाद रिजर्वेशन की सीमा बढ़कर कितनी होगी, 59 पॉइंट। इसलिए इन सभी मुद्दों पर विचार इंदिरा साहनी केस में किया गया। तो नरसिंह राव ने आर्थिक आधार पर आरक्षण ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो पहली बार नरसिंह राव ने दिया, लेकिन उसमें संविधान संशोधन नहीं किया। लेकिन मोदी ने क्या किया, पहले संविधान संशोधन किया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया। लिखने की बात जो है क्या लिखा आपने, कौन पूछना चाहते हैं मेरे बच्चे। हाँ दिक्कत हो रही है, वो तो बता रहे हैं, लिख लो। ये क्या लिखा आपने, क्रीमी पिछड़ों में भाई आपने हेडिंग सबहेडिंग लिखा था आपको, इसकी सबहेडिंग लिखिए क्रीमी लेयर। इसकी सबहेडिंग क्या है, क्रीमी लेयर। दाग मेरे पुत्र, दाग सवाल क्या, अरे मेरे पुत्र देखो ईबीसी, एबीसी नहीं कहा ईबीसी। अच्छा ईबीसी क्या है, ईबीसी क्या है, एक्सट्रीम बैकवर्ड। आप ये बात ध्यान देखिए, सवाल मुझसे पूछ रहा है, मेरी बात सुन लो, देखो मेरी बात सुन रहा है, सवाल मुझसे पूछ रहा है तो देख लिया है। अरे मेरे बच्चे उच्चतम न्यायालय ने कह दिया पिछड़ा होता है, लेकिन ये लिखने की बात है, लिख लो। जब भी पूछा वही लिखा रहा, क्या लिखा आपने, आप पहला पॉइंट क्रीमी लेयर का विचार देकर, क्रीमी लेयर का विचार देकर, क्रीमी लेयर का विचार देकर उच्चतम न्यायालय ने, क्रीमी लेयर का विचार देकर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार पिछड़ेपन में आर्थिक आधार को भी शामिल कर दिया, पहली बार पिछड़ेपन में आर्थिक आधार को भी शामिल कर दिया। आर्थिक आधार को भी शामिल कर दिया, लेकिन यह भी माना कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, लेकिन यह भी माना कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होगा, लेकिन यह भी माना कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होगा। अब खास बात है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब जो 27% रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन में लगभग 29 जातियां हैं, और इस 27% रिजर्वेशन में मुस्लिम जातियां भी हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। इसलिए हमारे कई बार जो मुस्लिम मौलवी है वो कहते हैं कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती, हमारे यहाँ इस्लाम में भी जाती है, हो सकता है उतनी कठोर ना हो लेकिन वहां भी जाती है। इसलिए मुस्लिम जातियों को भी इस 20% में रिजर्वेशन है। अब सवाल अगला है, मैं मान लीजिए 20% रिजर्वेशन में अगर जैसे एग्जाम्पल बताया था, राजस्थान के धौलपुर भरतपुर के जाट ओबीसी में नहीं है, लेकिन पश्चिमी जो यूपी के सारे जाट ओबीसी में है, हरियाणा के जाट ओबीसी में नहीं है, वो हरियाणा के जाट की शिकायत करेंगे, ये कौन सा पिछड़ेपन की लिस्ट। सुन लो मेरे पुत्र सुन लो, एक खास बात है। अब मामला ये बन गया कि बस 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्यों ना 27% को हम क्लासिफाई कर लें, और ये काम पहली बार बिहार राज्य ने किया। बिहार राज्य ने किया, और इसे याद रखो बिहार राज्य ने कैसा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन देखिए, जब मंडल की रिपोर्ट है, जब पिछड़े वर्गों का आंदोलन बढ़ा, पॉलिटिक्स में चेंज किया, लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। बाकी पिछड़ी जातियों को लगा कि यार हमें क्या मिला इसमें, इसे पॉलिटिक्स आई, ये हुआ कि अब पिछड़ों में पिछड़ा, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना बड़ी डिसाइडिंग घटना है। उसी बात से आप जोड़ी ईबीसी, इसका मतलब है वो पिछड़ों में पिछड़े हैं नीतीश कुमार, इसका मतलब पिछड़ों में जो यादव है नीतीश कुमार वोट नहीं करते,
पिछड़ों में जो यूपी में केशव प्रसाद मौर्य बाकी पिछड़ों को जोड़कर क्या बनाया योगी ने, वो कॉम्बिनेशन जो बहन जी ने पहले ही बना रखा था। इसे अब क्या हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जाति पिछड़ा सब एक साथ आ गए, सत्ता बदल गई। ये डेमोक्रेसी की खास बात है। पहले ऊंची जातियों सत्ता छीनी पिछड़ी जातियों ने, अब पिछड़ी जातियों से सत्ता छीन ली अति पिछड़े ने। यही तो लोकतंत्र का कमाल का फार्मूला है। समाज अपने आप बदलता चला गया बिना क्रांति किए, बिना भाला चलाए, बिना बंदूक चलाए समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो ये मामला अब सवाल है कि राज्य में कर दिया गया, संघ की सेवाओं में अभी भी नहीं है। राज्य में कर दिया गया, संघ की सेवाओं में अभी भी नहीं है, क्योंकि तर्क दिया जा रहा है कि हमारे पास सेंसस नहीं है। तो क्या संघ की सेवा में, अखिल भारतीय सेवाओं में भी इस सर्टिफिकेशन किया जाए, पिछड़ों को बांध दिया जाए, 20% रिजर्वेशन को बांध दे एबीसी श्रेणी में। जो पिछड़ों में थोड़ा सा आगे कंडीशन में है उनको रिजर्वेशन मात्रा कर दें 2, जो पिछड़ों में अति पिछड़े उनके रिजर्वेशन मात्रा कर दें 10। ऐसा विचार किया गया और संसार ने किया भी था, लेकिन लागू करने से मना कर दिया, क्योंकि देखिए बड़ा पैदा हो जाएगा। क्योंकि कास्ट सेंसस की बात चली रही है, जाति जनगणना का मसला यह है, जब जाति जनगणना करेंगे कई जातियां ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा उनकी संख्या के अनुपात में ज्यादा है, और कई जातियां ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का संख्या के अनुपात में कम है। दूसरा नंबर कहां फंसेगा, जब जाति जनगणना कर देंगे तो कम्मा रेड्डी आंध्र में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन की मात्रा उनकी संख्या ज्यादा है। रिजर्वेशन किसी जाति कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर दिया चलेगा, कम कर देंगे तलवार निकल जाएगी। और कमाल की मामला है, अब महाराष्ट्र और मराठा भी पिछड़े हैं, तो फिर अगली कौन है लिखने की बात इसी में अगली चीज। दूसरा सब हेडिंग। अच्छा इसी बात को और विस्तार करना चाहिए। क्रीमी लेयर का हेडिंग बताने से पहले, मंडल इंदिरा साहनी केस में चतुर्थ ने कह दिया क्रीमी लेयर का विचार अनुसूचित जाति जनजाति में नहीं होगा, लेकिन नागराजन केस में चेंज कर दिया। नागराजन केस में थोड़ा सा चेंज हुआ, इसको आगे बता पूर्ण भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये मामला और अभी ये मामला चल रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति में अगर आप देखेंगे कि अगर 22.5% रिजर्वेशन दिया गया उसमें 1000 जातियां हैं, ऐसा तो 1000 जातियों में आरक्षण का सारा फायदा 10 जातियां ले जा रही हैं। ये मामला है कि नहीं है, ये मामला गंभीर है, इसलिए इसमें थोड़ी बात लिख लीजिए। संघ सरकार के द्वारा इसी में तो सभी बाद में चेंज करेंगे। संघ सरकार के द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए अखिल भारतीय और केंद्रीय सरकार की सेवाओं में, संघ सरकार के द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए अखिल भारतीय और केंद्रीय सरकार की सेवा में, देखिए राज्य में नहीं, राज्य की बात तो अलग मामला है। अखिल भारतीय और केंद्रीय सरकार की सेवा में पिछड़े वर्गों को प्राप्त 27% आरक्षण को, पिछड़े वर्गों को प्राप्त 27% आरक्षण को, 27% आरक्षण को विभिन्न जातियों के उप समूह में वर्गीकृत करने के लिए लिख नहीं रहे क्या, जो पहले छोड़ गया अभी लिख बाद में लेना। क्या लिखा आपने, विभिन्न जातियों के उप समूह में वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया। विभिन्न पिछड़ी जातियों के उप समूहों के वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया। जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने पिछड़ी जातियों में भी 4 प्रकार के वर्गीकरण का सुझाव दिया। जिन्होंने पिछड़ी जातियों में भी 4 प्रकार के वर्गीकरण का सुझाव दिया। पिछड़ी जातियों में भी 4 प्रकार के वर्गीकरण का सुझाव दिया, लेकिन यह अभी भी लागू नहीं किया जा सका है। यह अभी भी लागू नहीं किया जा सका है। यह अभी भी लागू नहीं किया जा सका है, और अभी चतुर्थ न्यायालय ने इसे रिजर्व पर रखा है, कभी भी आ जाएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए। ठीक इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उपलब्ध आरक्षण को भी, ठीक इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उपलब्ध आरक्षण को भी विभिन्न वर्गों में विभाजित करने पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों में विभाजित करने पर विचार किया जा रहा है, और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में अभी निर्णय विचाराधीन है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में अभी भी निर्णय विचाराधीन है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में अभी भी निर्णय विचाराधीन है। इसका मतलब है आने वाले, अभी करंट अफेयर पर लिखा है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन उच्चतम न्यायालय जिस तरीके से बात कर रहा था पूरे आर्गुमेंट में ये पक्का होगा कि अनुसूचित जाति जनजातियों का रिजर्वेशन बटेगा। अनुसूचित जाति जनजातियों का रिजर्वेशन अभी तक कॉम्पैक्ट था। ये क्रिमिनल की बात नहीं की, क्रिमिनल का मामला लगा है, इसलिए हम कर देंगे अलग से। यहाँ क्या है, उप वर्गीकरण के क्लासिफिकेशन की, इसका मतलब है, और ये आधार दे दिया था मंडल कमीशन नहीं। अगर आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कोई काम कर नहीं सकता। आधार तो मूलतः दे दिया था मंडल आयोग ने, और आधार मंडल आयोग ने कैसे दे दिया था, मंडल आयोग ने कहा था क्रिमिनल का विचार पिछड़ों में पिछड़े, कुछ पिछड़े है, इसका मतलब पिछड़ों में उप वर्गीकरण किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंप्लीमेंट कर दिया बिहार ने, उसका पॉलिटिकल कितना एडवांटेज हुआ, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज देखिए, ये सब जल्दी। लेकिन मामला अगला है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, इधर सुनिए, चला दीजिए इसी हेडिंग चला। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आशय क्या है, हेडिंग तो है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, लिखा हुआ है, क्या है ये लिखा हुआ है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 16 के खंड 4 में, ये भी चला दीजिए, अनुच्छेद 16 खंड 4 में यह उल्लिखित है, अनुच्छेद 16 के खंड 4 में उल्लिखित है कि पिछड़े वर्गों को उसी शर्त पर राज्य के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों को उसी शर्त पर
राज्य के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा, पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत उसी शर्त पर आरक्षण दिया जाएगा जब जब सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, जब सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। अगला पॉइंट, इसका यह स्पष्ट अभिप्राय है, इसका यह स्पष्ट अभिप्राय है कि आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय, आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय, आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को, आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को अनुच्छेद 335 आरक्षण की सीमा निर्धारित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को अनुच्छेद 335 के साथ, यह पिछले पीढ़ी का सवाल था, अनुच्छेद 335 के साथ देखने का प्रयास किया या पढ़ने का प्रयास किया, अनुच्छेद 335 के साथ देखने का प्रयास किया जिसमें यह उल्लिखित है, जिसमें उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के व्यक्तियों को, जिसमें उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करते समय, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता, आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता पर पर्याप्त बल दिया जाएगा या सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा, कुशलता अंडरलाइन, सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब है, अब देखिए अनुच्छेद 335 में लिखा गया है, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में लिखा गया है, लेकिन रिजर्वेशन की मात्रा तय करते समय हम क्या ध्यान में रखेंगे, 335 को, 335 को ध्यान रखा जाएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसका मतलब है कि ये हमारे संविधान माताओं ने लिखा है, संविधान माताओं ने इसी बात मानी है कि रिजर्वेशन जब भी दीजिए तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेवाओं की कुशलता प्रभावित ना हो। इसका मतलब ये हो गया, बात को इस तरीके से देखें, रिजर्वेशन में है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 से, रिजर्वेशन है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 से, अवसर की समानता है क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ आर्टिकल 16 से, अवसर की समानता पैदा नहीं चाहिए या आरक्षण पैदा चाहिए। ये देखिए कहा जाता है, अगर हम कहते हैं सारे फंडामेंटल राइट जैसे नहीं है, ये भी आपको लगे आर्टिकल 16 के सारे क्लॉज का महत्व जैसा नहीं है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 का महत्व ज्यादा है क्लॉज 3 और 4 से। अब सवाल ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शन क्यों लाते हैं, फंडामेंटल राइट खत्म करने के लिए, उसका मिसयूज रोकने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, इसलिए कई बार कहा जाता है, टेक्निकली कहा जाए क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 एनेबलिंग क्लॉज है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक के साथ एक फ्री। तो आप कहते हैं नहीं सर फ्री वाला दे दीजिए, हमें वो नहीं चाहिए। इसका मतलब है, अरे मेरे दोस्तों स्टेपनी वाहन के साथ मिलता है तो स्टेपनी लेकर जाएंगे, स्टेपनी का महत्व ज्यादा है, वाहन का महत्व ज्यादा है। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 क्या है, स्टेपनी। इसे उच्चतम न्यायालय ने कहा देखिए अवसर की समानता खत्म करने का प्रयास मत करिए, और सच मानिए अगर आरक्षण की मात्रा 80% हो जाए ये ठीक वैसा ही अन्याय है जैसा पहले किया गया। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, पहले इस तरीके से ऊंची जातियों के द्वारा पिछड़े वर्गों से भेदभाव किया गया वो अन्याय था, आज भी तो फिर वही हो रहा है। तो अन्याय तो इसका मतलब सिद्धांत होगा भाई जो भी सत्ता पाएगा वही अन्याय कर, क्या पीछे क्या आगे, बस इतनी बात है। कभी अन्याय की बारी एक्स की थी, कभी अन्याय की बारी वाई की थी। अब कभी महिला है, इसका मतलब हमारा लैंगिक न्याय क्या है, लड़कियों को आगे क्यों बनाना चाहते हैं, अब फिर से पुरुषों की पिटाई शुरू हो, ये तो नहीं सिखाया जा सकता। अरे मेरे दोस्तों दो गलत काम मिलकर कभी सही काम नहीं होते, गलत गलत ही होगा, गलत का बचाव करने के लिए आप ये नहीं कर सकते अगले आदमी ऐसा केस में अगले आदमी ने गाली दे दिया और आपने गाली दिया, दोनों बराबर होते तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए अरे भाई अवसर की समानता होनी चाहिए, और खासतौर पर आरक्षण क्यों है, सभी को अन्याय दिया। कई बार हम क्या कहते हैं अब इसका मतलब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब क्या माना जाए, यानी जितनी जिस जाति की संख्या उतना आरक्षण देंगे या सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखेंगे। अगर सोच के देखिए, अगर कोई भी सर्विस है, ओलंपिक में 80 मेडल पहले रिजर्व है, ओलंपिक में 80 गोल्ड मेडल पहले 20 के लिए फाइट करना है, और आदमी 20 के लिए क्या फायदा फाइट करने का, 20 के लिए शहीद हो फिर। और आपको बता दो कि ये इसमें क्या देंगे राजस्थान में, राजस्थान की सेवाओं में ओबीसी की मेरिट जनरल से जा रही है, कमाल हो गया, वहां आप ओबीसी के फॉर्म जनरल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिजर्वेशन पॉलिटिकल टूल बन गया, ये वोट बैंक का माध्यम बन गया, रिजर्वेशन का फायदा वो ले रहा है जो शक्तिशाली बन गया, जो पिछड़ा है उसको फायदा नहीं मिल पाया। इस आरक्षण की दूसरी कई वालों जितनी संख्या उतनी भागीदारी। और सीधी सी बात यह है, देश में कुल हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स देने वाले 5% लोग हैं, डायरेक्ट टैक्स इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनता में 140 करोड़ का 5% कितना होगा, सीधे जल्दी बताइए मुझे। 7 करोड़, इस देश में 7 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, वो भी कहते हैं जितनी जनसंख्या है उतना टैक्स दो। और दूसरी बात है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण से ठीक नहीं है, तो आप हमारी जाति की जनसंख्या आरक्षण मिलना चाहिए। सवाल ये है, जनसंख्या में हो सकता है लोगों से ठीक नहीं तो गई हो, ये कैसे मान लिया जाएगा, एक ही जाति में किसी की ठीक हो गई है तो उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए लेकिन आरक्षण टूल हो गया, इसलिए अधिकतम सीमा कितनी होगी ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आरक्षण दीजिए किसको मिले ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, अधिकतम सीमा कितनी मिले महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आरक्षण दोबारा भेदभाव करने का नाम है, जो भेदभाव को स्वीकार बेहतर करने का नाम है। नहीं पता चला कि तो आरक्षण की हम बदला ले रहे हैं, तो फिर कंडीशन ठीक नहीं है। और कई बार देखेंगे ऐसे यूट्यूब पर ऐसे आपको भाषण मिलने जहर देने वाले, ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को एक तरफी तरीके से बता सकते हैं, हम किसी भी चीज को तो प्रेजेंटेशन देने वाले, अगर मुझे आगे ही लगाना है तो मैं कमर से लगा दूंगा। फिर लिखने की बात है, क्या लिखा आपने, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ठीक है। और फिलहाल अगली चीज, अगला पॉइंट, फिलहाल फिलहाल जो वर्तमान कंडीशन ये है, फिलहाल संघ सरकार, फिलहाल संघ सरकार और फिलहाल संघ सरकार के द्वारा सेवाओं में 59.5% का आरक्षण दिया गया है। फिलहाल संघ सरकार के द्वारा संघ की सेवाओं में 59.5% का आरक्षण दिया गया है। यद्यपि इंदिरा सहनी वादे में कहा गया था,
ये इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था कि आरक्षण की मात्रा, ये इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण की मात्रा बढ़ा दी गई। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण की मात्रा बढ़ा दी गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक भी मान लिया। आरक्षण की मात्रा बढ़ा दी गई जिसे उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक भी मान लिया। इसका परिणाम यह हुआ, आरक्षण की मात्रा बढ़ा दी गई जिसे उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक भी मान लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्यों के द्वारा, जैसे झारखंड, राज्यों के द्वारा आरक्षण की मात्रा को बढ़ाकर 80% कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आरक्षण की मात्रा को बढ़ाकर राज्यों ने, जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पहले से है, राज्यों ने आरक्षण की मात्रा को बढ़ाकर 80% कर दिया, जो कुशलता और अवसर की समानता, आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर 80% कर दिया जो कुशलता और अवसर की समानता दोनों विचारों के विरोधी प्रतीत होता है। जो कुशलता और अवसर की समानता दोनों विचारों के विरोधी प्रतीत होता है। कुशलता और अवसर की समानता दोनों विचारों के विरोधी प्रतीत होता है। आपको एक बार फिर याद, यानी इंदिरा साहनी केस में, इसलिए इंदिरा साहनी केस में नरसिंह राव सरकार के द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। इंदिरा गांधी और दो आधार बनाए गए थे, क्योंकि मंडल आयोग ने कहा था, इंदिरा साहनी केस में कहा गया था पिछड़ेपन का मतलब क्या होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन नहीं, लेकिन इंदिरा साहनीवाद की श्रेणी को 103वें संविधान संशोधन से बदल दिया गया। ईडब्ल्यूएस का विचार आ गया। ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ, 10% अलग से रिजर्वेशन आ गया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द किया था, लेकिन इंदिरा साहनी केस में था, 1992 में था, आर्गुमेंट दे दिया था कि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण कोई प्रावधान नहीं, पहला आरक्षण की सीमा 50% रहेगी, दूसरा, लेकिन दोनों चीजें 103वें संविधान संशोधन के बाद बदल गई, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू कर दिया गया। और ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू कर दिया गया, तो मैंने कल को बताया था, ये देखिए आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं है, और आरक्षण इसके लिए लाया गया था जिसको समाज ने पीछे किया हो, तो समाज के भेदभाव के परिणाम स्वरूप उसे उठाइए, और अब तो मामला ये हो गया, जो शक्तिशाली बंदा है वही आरक्षण ले रहा है, और जो गरीब है, जो हर आदमी गरीब है, आरक्षण की मांग कर रहा है, तो यही तो समस्या है। इसलिए देखेंगे पूरा मामला क्या होगा पॉलिटिकल, और जो मामला पॉलिटिकल हो जाएगा उस पर विवाद बना ही रहेगा, उस पर बना रहेगा। आपको क्या देखना चाहिए, मैंने एक अपने मूल बात देख ली, आपको की आवश्यकता क्या होना चाहिए, इतना मैंने बता दिया, ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का काम क्या है, 102वें संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बना, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय है, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, जहां से एग्जाम में पक्का सवाल पूछता है पीटी में, सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे भी आप, आपका ध्यान एप्लीकेशन पार्ट जरूर होना चाहिए, ना किसी जगह आरक्षण में से रिसर्च करने को मतलब है नहीं, एक बेसिक चीज पता चलेगी कि ये मुद्दा है। और ये तो हमेशा न्यायपालिका में पढ़ाई जाता है, कोई जुड़ा होगा फिर न्यायपालिका में, आज भी महाराष्ट्र वाला मामला भी न्यायपालिका में पड़ा हुआ है। ये हो गया अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इसका मतलब है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्या के हिसाब से तय नहीं हो सकता। तो क्या देखिए, बहुत ध्यान देने की बात है, अगर जिस दिन समाज से कुशलता खत्म कर देंगे उस दिन समाज रूढ़ी बन जाएगा, बिल्कुल समाज पे पिछड़ जाएगा, क्योंकि अगर समाज में कंपटीशन खत्म कर देंगे तो एक ही परिणाम, सब बुरी हो जाएंगे। कंपटीशन होना चाहिए, हमें दोनों बैलेंस रखना है, एक तो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना है, और वंचित वर्ग को पीछे खींचना है। अगर आप ये सोचेंगे कि वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाले आदमी को पीछे खींच दे, फिर तो दोनों केकड़े की तरह किससे खींचते रहेंगे। इसे याद रखिए, अगर हमारे उद्यमी होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, पैसा कमाएंगे तभी सबको मिलेगा। और जितने हमारे टैक्स पेयर हैं वो सब, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे लोग अपने मेहनत के बल पे इतना पैसा कमाया, कोरोना के समय 300 करोड़ रुपए दे दिया, कितनी बड़ी बात है। ऐसे उद्यमी होते हम कैसे होते, पाकिस्तान जैसा, पाकिस्तान में सब गरीब हो गए। उत्तर कोरिया नारा है घास खाएंगे तो बम बनाएंगे, घास भी खाने को मिल गई वहां पे। इसे याद रखिए, ये भावनात्मक बातें हैं कि हम सब बराबर, समाज में सब बराबर का मतलब है बेसिक सुविधाओं में सब बराबर होना चाहिए। बाकी अब जीवन में सबकी जीने का तरीका होता है, कई बच्चे एकदम आराम से जीते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, अरे सुबह चलेंगे, क्लास छोड़िए, क्लास करना जीवन का पार्ट है, जीवन में एंजॉयमेंट करना पार्टी। कई बच्चे परेशान रहते, कई बच्चे तो चले ही लेते, तो वही ऐसे बच्चे जरूर जाएंगे, अब उसमें जात धर्म का फर्क नहीं हो सकता। लोग मनोविज्ञान का स्वभाव होता है, कुछ बच्चे जीवन बहुत आराम से लेते हैं, कुछ बच्चे कभी आराम करते नहीं, तो जो आराम नहीं करेंगे। सोचिए कई बार तो अक्षय कुमार जैसा आदमी 55 साल में कैसा दिखता है, और हमारे बच्चे 22 साल में साथ बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। कौन तनाव ले रहा है, तुमको देखने लगता है तुम तनाव में हो, तो खाना पीना खाया करो, खाना पीना पहले खाओ, पढ़ना बाद में पहले। अरे जान है और तनाव लिया तो फिर याद रखिए, केवल तनाव भी नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। जिसने तनाव को पीछे छोड़ दिया, हाँ मेरे बच्चे बताओ अभी हाइडिंग, हाँ एक आप पूछो। हाँ बिल्कुल, मतलब इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस का मतलब ये है कि पूरा जनरल कैटेगरी नहीं है। इसी बात पर अलग हुआ था कि भाई ये बताओ ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% केवल होना चाहिए उन्हीं के लिए, क्यों, कि कहा गया ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से है, इसे उनके लिए अलग से ही 10% है। अब देखिए, अब हाँ आप बैठ जाइए, रिजर्वेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। अब मान लीजिए कि इतना रिजर्वेशन हो गया, ये क्या है, ये रिजर्वेशन है वर्टिकल, पिछड़ी जाति को ये रिजर्वेशन कहलाएगा वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर, जैसे फैन और आपके बीच का रिलेशन क्या है, वर्टिकल। आप हॉरिजॉन्टल बैठे हुए, वर्टिकल आप हॉरिजॉन्टल बैठे हुए, सब समांतर बैठे हुए। अब सवाल मान लीजिए बिहार में हम अनुसूचित जाति जनजाति में पिछड़ों में भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं, महिलाओं का हॉरिजॉन्टल, 27% में भी महिलाएं क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। यानी एक वर्ग में ही अलग समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देना, फिजिकली चेंज पीपल, जो दिव्यांग है उनको एक वर्ग में ही दे देंगे, हॉरिजॉन्टल। इसलिए अब 27% रिजर्वेशन में किसको दे देना, महिला को, किसको देना, दिव्यांगों को, ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, क्षैतिज। तो जो भी रिजर्वेशन दे रहे हैं दोनों तरीके से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से। अगला लिखने की बात है, अगला राइडिंग है, अगला राइडिंग कौन सा है,
अच्छा, राज्य के अंतर्गत तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। अगला अगला है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रोन्नति में आरक्षण। प्रोन्नति में आरक्षण, पहला पॉइंट। आरंभिक रूप में, आरंभिक रूप में संविधान में, आरंभिक रूप में संविधान में प्रोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। आरंभिक रूप में संविधान में प्रोन्नति का प्रोन्नति, आरक्षण में प्रोन्नति, रिजर्वेशन प्रमोशन, आरक्षण में प्रोन्नति का कोई विचार नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इसे विभिन्न नीतियों के माध्यम से, लेकिन इसे विभिन्न नीतियों के माध्यम से संघ एवं राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन इसे विभिन्न नीतियों के माध्यम से संघ एवं राज्य सरकारों के द्वारा व्यवहारिक रूप में लागू किया गया।